तो लद्दाख में जो आंदोलन करने की कोशिश हो रही है, कौन आंदोलन कर, ये कोई आंदोलनकारी वहां पे बैठे हुए हैं, रात को वहां पे फास्टिंग आंदोलन कर रहे हैं। समाप्त हो गया, आंदोलन समाप्त हो गया, आंदोलन समाप्त हो गया, जो मुझे जानकारी मिली। लोगों को उकसाने की कोशिश चल रही है, ऑटोनोमस काउंसिल बनाई जाए। करने दीजिए, तथ्य को लंबे समय तक झुठलाया नहीं जा सकता। तथ्य तथ्य है, सत्य सत्य है। चीन के साथ हमारा एग्जैक्ट रिलेशनशिप क्या है इस वक्त, और कोई चांस है क्या? हाँ, कोई फ्लेयर अप हो ये जाएगी? बात सही है। पहले से भी चाइना के साथ हमारे रिलेशन तनावपूर्ण रहे हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अभी तनाव कितना है? नहीं, लेकिन बातचीत जो इस समय चल रही है अच्छे माहौल में चल रही है। मैं देशवासियों को मैं बतलाना चाहता हूँ, गलवान में जो हुआ वो फिर से हो सकता है? नहीं, गलवान मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है, क्या होगा कैसे होगा। इस समय अच्छे माहौल में बातचीत चल रही है दोनों देशों के बीच, और मैं समझता हूँ कि जो सीमा विवाद जो लंबे समय से चला रहा है भारत और चाइना के बीच, हम ये चाहते हैं वो सारा का सारा सीमा विवाद सुलझ जाना चाहिए। सुलझेगा? और यह बात हम लोगों ने चाइना को सुलझ सकता है? सुलझ सकता है। आज की जैसी स्थिति बनी है सुलझ सकता है? बिल्कुल सुलझ सकता है। और राष्ट्रीय हमारे नेशनल इंटरेस्ट को बिना कॉम्प्रोमाइज किए, बिना अपने हमारे भारत के नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किए, और मेरा विश्वास दिनों दिन ये और पक्का होता जा रहा है। इसका आधार क्या है? देखिए, भारत के बारे में भी जो पहले जो सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी में धारणा थी अब काफी बदल चुकी है। अब देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, धारणा कैसी बनी। रशिया और यूक्रेन के बीच वार पिछले दो वर्षों से चल रहा है। जिस समय रशिया यूक्रेन वार ये प्रारंभ हुआ था, आपको जानकारी है कि हमारे भारत के लगभग हजारों बच्चे वहां पर, कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग का कर रहा था, कोई मेडिकल का कर रहा था। स्वाभाविक है कि दोनों तरफ से मिसाइल, बम, तोप, गोले सब कुछ चल रहे थे। तो उनके जो गार्जियंस थे, माता पिता यहाँ थे, स्वाभाविक चिंतित हुए, कहीं क्या हो जाए, कहीं कोई हादसा ना हो जाए हमारे बच्चों के साथ। तो लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया, और उन्होंने बहुत ही शालीनता के साथ, विनम्रता के साथ, जैसे एक बात करनी चाहिए कि स्टेट्समैन को, वैसे रूस के राष्ट्रपति से भी बात की, और जेलेंस्की मिस्टर पुतिन से भी बात की, और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से भी बात की। तो मिस्टर पुतिन और मिस्टर जेलेंस्की दोनों से बात करने के बाद आपने देखा होगा 4.5 घंटे के लिए वार रुक गई, और लगभग 22,000 बच्चे वहां से हमारे भारत आ गए। ये है ना भारत का स्टेशन। पहले वाले भारत और आज के भारत में बहुत अंतर हो गया अपना। आप भी मॉस्को गए थे? मॉस्को में गया। आप पुतिन जी से मिले थे? नहीं, पुतिन जी से हमारी भेंट नहीं हो पाई थी। लावरोव जी से मिले? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से भेंट। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। माहौल क्या था वहाँ पे फिर जब आप गए? बहुत अच्छा भारत। आप भी तो कितनी विदेश यात्रा करते हैं, इतने सार्वजनिक जीवन में आपने कितना कुछ देखा है, तो क्या लग रहा है आपको, फर्क क्या लग रहा है? जो हमें अभी कहा जा रहा है कि अगले 10 साल में हम टॉप 3 इकोनॉमी, 5 साल में टॉप 3 इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल लीडर। हम नहीं कह रहे। ये तो हमारी बहुत सारी जो फाइनेंशियल फर्म्स हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल फर्म्स हैं, वो दावा कर रही हैं इसमें वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी किसी की है तो भारत की है। और इस पॉसिबिलिटी को बिल्कुल रूल आउट नहीं किया जा सकता कि 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप इकोनॉमी की साइज को लेकर दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में खड़ा हो जाएगा। आपको याद है जब आप पेरिस गए थे शायद, और आपने राफेल को आपका हैंडओवर हुआ था, टीका स्वस्तिक लगाया था, स्वस्तिक बनाया था, स्वस्तिक ओम लिखा था, ओम लिखा था। वहाँ पे इधर की जो लॉबी है, नींबू भी रखा था। बहुत अच्छा किया था, बहुत अच्छा किया था। और इधर की हमारी परंपरा, नहीं आपकी परंपरा, तो हमारी परंपरा है, वही तो सनातनी परंपरा है, मगर यहाँ की लॉबी शुरू हो गई थी। ये देखिए कम्युनल पॉलिटिक्स। इसको कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं करते। यदि अपने कोई ईश्वर को याद करने के लिए कोई नमाज पढ़ता है तो उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं। कोई मंदिर में बैठकर पूजा करता है उसका भी स्वागत है, जो नमाज पढ़ता है उसका भी स्वागत है, जो सिजदा करता है उसका भी स्वागत है, कोई चर्च में जाता है उसका भी स्वागत है। सभी अपने अपने धर्म का पालन करें, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सबका ईश्वर तो एक है।
मगर मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल था उस लॉबी को लेकर। आपको आपके राजनीतिक करियर को मैं बहुत सालों से, मतलब मुझे मौका मिला है उसको देखने में, आपको फॉलो करने में, मगर मैं आपको लुटियन का नेता नहीं मानता, क्योंकि आपकी सोच वो लुटियन वाली सोच नहीं है। मगर लुटियन की जो एक लॉबी होती है राजनाथ जी, वो तो हर चीज़ को एक दायरे में देखती है ना, है ना। तो अभी भारत जिस दिशा पे जा रही है, हर चीज़ पे शंका, डाउट, ईवीएम हो, कुछ भी हो, और अग्निपथ को लेकर मेरा सवाल, अगला सवाल ये है, यही लुटियन की लॉबी अग्निपथ स्कीम पर जो मन में आए बोल रहे, लोगों के बीच में जाकर कह रही है कि आप अग्निपथ मत बनिए, आप वर्दी मत पहनिए, आप देश की सेवा मत करिए, आपकी लाश वापस आ जाएगी मगर सरकार आपको नहीं मानेगी। आपने देखा होगा, दुख तो होता होगा आपको, क्योंकि कितनी कोशिश आपने की है। क्या इसका प्रभाव हुआ है हमारे युवकों पर? बिल्कुल नहीं। इसका प्रभाव क्या हुआ है? और इस पर थोड़ा सा आप खुलकर बोले, क्योंकि मैं खुल के बोलना चाहता हूँ। इस पर आप जरा डिटेल में बोले कि अग्निपथ स्कीम को लेके सच्चाई क्या है। अग्निपथ के अंतर्गत जब जवानों का सिलेक्शन होना था, बड़ी संख्या में, लाखों लाख की संख्या में नौजवान इसमें भर्ती हुए थे। और मैं समझता हूँ अग्निपथ की हमारी जो योजना है उसको लेकर जो एक गलतफहमी लोगों के अंदर पैदा करने की कुछ लोगों के द्वारा कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं उनसे विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि सुरक्षा से जुड़े हुए सवालों पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर की राजनीति। बिल्कुल, मैं समझता हूं देश का हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार करेगा कि हमारे फोर्स में सीमा की सुरक्षा करने वाले जो लोग, हमारे देश की सुरक्षा करने वाली जो हमारी आर्मी है, उसके अंदर यूथफुलनेस होनी चाहिए। 100% नौजवान लोग होने चाहिए। 100%। अब 18 साल का नौजवान जो काम कर लेगा, वो 50 और 55 और 60 साल का व्यक्ति हमको कोई कह देगा तो हम वो नहीं कर पाएंगे। आप कर पाएंगे? अब काफी नहीं, कोई नहीं कर पाएगा। मगर तो ये एक तो हमारी फोर्स में यूथफुलनेस आनी चाहिए जी, नए रक्त का प्रवाह बराबर जो है ये बने रहना चाहिए। उस दृष्टि से यह एक नई योजना अग्निवीर की यह लाई गई है। यह वेल कंसीडर्ड है हमारी यह योजना जो लाई गई है। और दूसरी 18 वर्ष की आयु में उनका सिलेक्शन होता है जी। 4 वर्ष तक वो रहेंगे जी। 25% लोग तो परमानेंट हो जाएंगे, तो तय है, मैंने आज तक की जो व्यवस्था है। 22 के बाद जब वो निकलेंगे तो उनके पास 4 वर्ष की सेवा का एक अनुभव भी होगा। उनके हाथ में 15-15.5 लाख 16 लाख रुपए भी होंगे। और साथ ही साथ इंटरमीडिएट की, हाई स्कूल पास करके वो आते हैं 18 साल की उम्र में, उनके पास इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट भी होगी। कहीं भी कोई सेवा करना चाहें उनके लिए रिजर्वेशन की हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है। जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेज में उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी है। और अन्य प्राइवेट इंडस्ट्रीज ने स्वयं इनिशिएटिव लिया है अपनी तरफ से कि अग्निवीरों को हम अपने यहाँ जॉब में प्रायोरिटी देंगे। और भी हम लोगों की कोशिश है कि अन्य सारे विभागों में, जैसे हमारी ये पब्लिक सेक्टर जो इंटरप्राइजेज हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट, उनको प्रायोरिटी मिलेगी इसमें। हाँ है, कर दिया है, रिजर्वेशन का प्रोविजन कर दिया है। और ये कहीं कोई छूटा होगा तो उसमें भी करेंगे। अगर ये जो विपक्ष है वो कह रही है कि जैसे किसी युवक को आपने 22 साल में आपने उनको, मतलब वो सर्विस छोड़ के निकल गए और उसके बाद 4 साल जिसने हाथ में बंदूक रखी है उसको बहुत डेंजरस होता है, उनको बिल्कुल डेंजरस नहीं होता। मैं समझता हूँ उसके देशभक्त के ऊपर सवालिया निशान लगा रहे हैं कांग्रेस के लोग, ऐसा कह रहे हैं। उसकी इंटीग्रिटी पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, उसकी सत्य निष्ठा पर, उस नौजवान की सत्य निष्ठा पर ये लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और मैं अपोजिशन के दोस्तों से कहना चाहता हूं, इस प्रकार की नकारात्मक राजनीति से बाज आइए। इसका प्रभाव हुआ है, जितने नंबर आते हैं, जितने नंबर लोग आते हैं भर्ती के लिए, का कम हुए? अरे क्या बहुत इतनी, कोई आंकड़े बताएं आप हमें। नहीं, मैंने, आप समझिए कि लाखों की संख्या में लोग आए, लाखों की संख्या में आए लोग, कोई कमी नहीं है। और मैं तो बराबर बात करता रहता हूँ, मैंने जो हमारे आर्मी में अग्निवीर हैं, एयरफोर्स में भी हैं और नेवी में भी हैं, लड़के लड़कियां सब सारे वो बेहद खुश हैं और अपने भविष्य को लेकर वह पूरी तरह से आश्वस्त हैं। देखिए, अनावश्यक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को भी एक राजनीतिक लाभ और हानि के नजरिए से यह विपक्ष देख रहा है। मैं विनम्रता से पूर्वक यह सुझाव उनको देना चाहिए, राजनीति करिए तो
राजनाथ जी, केवल सरकार बनाने के लिए मत करिए, देश बनाने के लिए राजनीति करिए। राजनाथ जी, आप दिल्ली, बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर राजनीति करिए। राजनाथ जी, ये आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी काम किया है, आप मंत्रिमंडल में रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में भी रक्षा मंत्री हैं, तो ये नेचुरल प्रोग्रेशन है। मतलब जो सवाल है कि बीजेपी, उस समय की बीजेपी अलग थी, अब की बीजेपी अलग है। वो अकोमोडेटिव बीजेपी थी, ये अकोमोडेटिव बीजेपी नहीं है। ये नैरेटिव है ना कि उस समय बीजेपी सबको लेके चलती थी, अभी बीजेपी बिल्कुल अपना सोचती है, एक यूनिलैटरल है। तो आप जैसे अनुभवी नेता बहुत कम है जो दोनों नेताओं के साथ काम कर चुके हैं, आप कैसे कंपेयर करते हैं? देखिए, बीजेपी में कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पर कई लोग होंगे ना, मैं क्यों ये सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि आज बहुत युवा हैं जिनको अनुभव ही नहीं है, उस समय जीवन का अनुभव नहीं है कि उस समय की बीजेपी क्या थी, अब की क्या है। तो आप कैसे कंपेयर करते हैं? जो उस समय की बीजेपी थी वही इस समय की बीजेपी है।